more than 80% of element are metals। तो आप लोगों को ये भी बताया कि जो मोस्ट मेटल्स है वो कैसे है, सॉलिड नेचर की है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है इसमें, आप सभी बच्चों को पता है एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं, तो वो आप सभी बच्चों को पता है। कुछ एक्सेप्शनल केस तो सब जगह मिलते हैं, है ना। तो कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, और मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड। ज्यादातर मेटल्स कैसी है बेटा, सॉलिड है। तो अब इन मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स, तो इन एलिमेंट्स को हम कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें इस चैप्टर में समझना है वो है मोड ऑफ अक्रेंस, मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ एलिमेंट। तो ये एलिमेंट है ना, ये कैसे हमें मिलते हैं। देखो दो टाइप से एलिमेंट हमें मिल सकते हैं, एक तो इसकी नेटिव स्टेट में और एक इसकी कंबाइंड स्टेट में। जो एलिमेंट है ना वो दो फॉर्म में मिलेंगे हमें, एक तो इसकी नेटिव स्टेट में और दूसरी इसकी कंबाइंड स्टेट में। एक होगा बेटा नेटिव स्टेट और दूसरा क्या होगा, कंबाइंड स्टेट में हमें एलिमेंट मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट। अब ये नेटिव स्टेट वाले एलिमेंट कौन से हैं, ऐसे एलिमेंट जो क्या किसी से रिएक्ट नहीं करते। वो क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या होता है ये बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो किसी से क्या कर रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब ये एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन से नहीं करेंगे, वाटर वेपर से नहीं करेंगे, और जो दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे मॉइस्चर है, मॉइस्चर में हमने वाटर हमने ले लिया, ऑक्सीजन हमने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन चीजों से ये क्या रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उन्हें हम क्या बोल, ऐसे एलिमेंट्स हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, हमें वो नेटिव फॉर्म में मिलेंगे। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है बेटा जो हमें नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। नेटिव फॉर्म वाले एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, वो देखो जो किसी से रिएक्ट नहीं करते वो है जनरली, देखो ध्यान से देखेंगे, एक तो है कार्बन। कार्बन ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता किसी किसी चीज से, ये एलिमेंट जो है ना ये प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिल सकता है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, सिल्वर। वैसे सिल्वर तो हमें कंबाइंड स्टेट में मिल सकता है। ओरम, ये जो गोल्ड है ना ये रिएक्ट नहीं करता है, ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। प्लेटिनम है जैसे एग्जांपल, प्लेटिनम है। और नोबल गैसेस आप सभी बच्चों को पता है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। ये जो गैसेस है ना नोबल गैसेस, ये भी कैसी मिलेगी हमें, नेटिव स्टेट में मिलती है। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा कंबाइंड स्टेट में। अब कंबाइंड स्टेट में हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलेंगे बेटा ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, रिएक्टिव होते हैं। कंबाइंड स्टेट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे एलिमेंट्स, वो कैसे होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये किस किस से रिएक्ट कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर सकते हैं, ये वाटर वेपर से रिएक्ट कर लेते हैं, और ये CO2 गैस से भी रिएक्ट कर लेते हैं। CO2 गैस से भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे एलिमेंट हमें कैसे मिलेंगे, हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। तो कंबाइंड स्टेट में हमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो हमें मिलते हैं ना, मतलब ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट जैसे आयरन है, कॉपर है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और टिन है, ये सारे जो एलिमेंट्स है ना ये रिएक्टिव एलिमेंट है। ये रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये हमें किस में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात आपको। इसी टाइप से जो हेलाइड्स होते हैं ना, हेलाइड, हेलाइड में जो फ्लोरो है, फ्लोराइड है, ये जो फ्लोरो है का क्लोरो क्लोरीन गैस है, जैसे क्लोरीन गैस है ना, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये जो सारी चीजें है ना ये भी क्या है बेटा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिव भी हमें कैसे मिलेंगे बेटा, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे।
तो बात समझ में आ गई बेटा आपको? ये जो एलिमेंट है हमें किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट में हमें मिल सकते हैं। नेटिव स्टेट में मिलेंगे वो क्या होंगे, बहुत ही कम रिएक्टिव होंगे, और जो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे। बात समझ में आ रही होगी आप सभी बच्चों को? अब हम पढ़ेंगे बेटा अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, तो हमें मेटल्स कहाँ से मिलती है? अकरेंस ऑफ मेटल्स, तो इसमें हमें दो डेफिनेशंस पढ़नी है, इंपॉर्टेंट। एक हमें पढ़ना है मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स, और दूसरी हमें डेफिनेशन पढ़नी है ओर के बारे में, ओर्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं? ऐसी सभी सभी चीजें जो जमीन से खोद के निकालते हैं हम, ऐसी सभी चीजें या ऐसे सभी सब्सटेंस, ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउंड, जिसे हमें जमीन से खोद के निकालना पड़ता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मिनरल्स कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल्स अकर इन द अर्थ along with the impurities, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स कहेंगे। तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल अकरिंग होते हैं, नेचुरल अकरिंग केमिकल substances in the form of, in the form of which, in the form of which the metal occur in the earth along with impurities, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, मिनरल्स कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको, मिनरल्स क्या होते हैं? समझ में आया बेटा? मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स क्या होते हैं, समझ में आ रहा है आपको? हाँ ठीक है बेटा। तो आप ध्यान से देखो बेटा, मिनरल्स के बारे में जब आपको समझ में आया है, तो एक और पॉइंट आप लोग इसको देखो, इसके बारे में आप देखेंगे ध्यान से। तो अब जितने भी जमीन से खोद के निकालते हैं चीजें, वो सारी सारी क्या होती हैं, मिनरल्स होती है। जिसको भी हम जमीन से खोद के निकालेंगे, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो मार्बल हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे। ऑल टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउंड आर कॉल्ड मिनरल, जो जमीन से खोद के निकालते हैं वो सब क्या हो गए बेटा, मिनरल्स हो गए। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जितने भी ओर्स है ना, वो भी क्या है बेटा, एक टाइप के मिनरल्स ही होते हैं। अब ओर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ओर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में ये मिनरल्स होते हैं, दे आर द मिनरल्स फ्रॉम विच, ये आपने 9th क्लास में भी या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा चैप्टर में। द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल इज conveniently and economically extracted is called ore। ऐसे मिनरल्स जिनसे हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मार्बल। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3 ये क्या है, मार्बल है, मार्बल। तो इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें कार्बन भी है, और इसमें ऑक्सीजन भी है। इसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तीनों टाइप के एलिमेंट इसमें मिलेंगे। लेकिन क्या हम इससे कैल्शियम ज्यादा क्वांटिटी में ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम इससे कार्बन एक्सिस में और कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैसे हम ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं? इससे ऑक्सीजन हमें मिल सकती है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेगी, और उसका जो कॉस्ट पड़ेगी ना, वो बहुत ज्यादा पड़ेगी, बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स कहेंगे, क्योंकि इनको जमीन से खोद के निकाला है।
इनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि मेटल्स को इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, कॉस्ट पड़ जाएगी हमारी। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं मिनरल्स। दूसरा हम अगर और की बात करें, जैसे हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ठीक है, या एल्यूमिनियम की बात करें, या फिर हम कॉपर की बात कर लें, सपोज एल्यूमिनियम या कॉपर की अगर हम बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम का जो ओर है वो होता है बॉक्साइट। वो क्या है बेटा, बॉक्साइट, बॉक्साइट। तो ये जो बॉक्साइट है, इससे हम मेटल्स को बहुत अच्छे से, बहुत कन्वीनियंटली ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, Al2O3.2H2O। ये एल्यूमिनियम का क्या है, ओर है। अब ओर की क्या खासियत होती है, इससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे हम मेटल को या एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इकोनॉमिकली, मतलब कम क्वांटिटी अगर हमारे पास में है तो उससे हम मैक्सिमम अमाउंट में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, बहुत लागत कम आएगी, कहने का मतलब ये है। तो लागत कम आएगी तो उससे हमें जल्दी से मेटल भी मिल जाएगी और ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगी। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, और कहेंगे। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया बेटा, मिनरल्स में और ओर्स में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन आता है बेटा, ऑल टाइप ऑफ और all ores are minerals, but all minerals are all minerals are not ore. Why? इसका आंसर आप खोजेंगे बेटा, अगर आपको आता है तो चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। क्वेश्चन है कि सभी टाइप के जो ओर्स है वो क्या है, मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं होते हैं। और तो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन मिनरल्स और नहीं हो सकते, सभी टाइप के मिनरल्स और नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया है करने के लिए, तो ये आप इसको करेंगे, इसका आंसर ढूंढेंगे। समझ में आई बेटा, बात समझ में आ रही है? तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स देख लेते हैं और उसके मिनरल्स भी देख लेते हैं, उनके फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे हमने बात की बेटा एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जो मिनरल, मेन मिनरल या जो ओर है वो क्या है, बॉक्साइट है। क्या है वो, बॉक्साइट। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, Al2O3.2H2O। ये एल्यूमिनियम का क्या है, ओर है ये, जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ज्यादा क्वांटिटी में। इसके अलावा और भी है, कार्नेलाइट भी है, कियोलेनाइट भी है, ठीक है ना, क्ले के फॉर्म में होता है। तो लेकिन मेन जो ओर है वो कौन सा है, बॉक्साइट है। इसके अलावा देखो बेटा, आयरन का देख लेते हैं, आयरन का, आयरन का जो ओर है वो उसे हम बोलते हैं बेटा हेमेटाइट। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा हेमेटाइट। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3, हेमेटाइट। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है, जो क्या होता है, आयरन का मेन ओर है ये। और मैंने बताया क्या होते हैं, जिससे मेटल को हम आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकें, ज्यादा क्वांटिटी में कर सकें और कम लागत में हम कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, ओर कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमने एल्यूमिनियम का और आयरन का देख लिया। इसी टाइप से आपको कॉपर का बता देता हूँ मैं, कॉपर का इम्पोर्टेंट है। कॉपर का है कॉपर पायराइट। कॉपर का जो और है उसका नाम है कॉपर पायराइट। क्या नाम है, कॉपर पायराइट, PYRITES, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट्स का फॉर्मूला है CuFeS2, CuFeS2। तो इसमें देखो 3 टाइप के एलिमेंट हमें मिल सकते हैं, इससे हमें कॉपर मिल सकता है, इससे हमें आयरन भी मिल सकता है, और इससे हम सल्फर भी मिल सकती है। सल्फर जो एलिमेंट है ना, ये भी हमें मिल सकता है। लेकिन इससे ये जो कॉपर पायराइट है, इसको हम कॉपर का ओर बोलते हैं। अब इसको और बोलने का रीजन है कि इस सब्सटेंस से, इस कॉपर पायराइट से हम कॉपर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास में 100 किलोग्राम कॉपर पायराइट है। कितना है, 100 किलोग्राम कॉपर पायराइट।
तो इससे हम कम से कम 60 टू 70 किलोग्राम, 60 टू 70 किलोग्राम इसमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। इसे हम कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 60 टू 70 किलोग्राम। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। और जो आयरन की क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी, सल्फर की क्वांटिटी होगी कम होगी, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, कॉपर की होगी। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर का ओर कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है ना सभी को? तो हम क्या, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस या मेटलर्जी एक ही बात है। तो पॉइंट में लिख देता हूँ मेटलर्जी। मेटलर्जी, तो मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द ओर। क्या मतलब है इसका, प्रोसेस है ये एक टाइप का। ये क्या बेटा, एक टाइप का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग। क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल्स को। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, फ्रॉम इट्स ओर, फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो ये कोई एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है, ये सेवरल स्टेप्स में कंप्लीट कंप्लीट होने वाला प्रोसेस है। इसको है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। किससे, ओर से। ओर से हमें मेटल को ऑब्टेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स एडॉप्ट करने पड़ेंगे। वी हैव टू एडॉप्ट डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू एडॉप्ट टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम ओर। तो इन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं मेटलर्जी के लिए, मेटलर्जी प्रोसेस में। तो सबसे सिंपल जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहले तो ऑब्टेन करना, ओर को निकालना जमीन में से। ठीक है, सबसे पहला मेथड तो यही है, जो जो भी हमारे पास में ओर होता है उसको जमीन से सबसे पहले हम निकालते हैं। निकालने के बाद में उसको क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं वो। ठीक है ना, जो ओर हमें मिलता है ना, वो बहुत ही बड़े बड़े लार्ज क्वांटिटी में उसके क्या होते हैं, लार्ज साइज होती है इसकी। तो इस लार्ज साइज को हमें क्या करना होता है, क्रश करना होता है, इसको सिंपल ग्राइंड करना होता है। जैसे हमें कोई भी चीज हम घर में यूज करते हैं तो उसको उसको क्रिस करते हैं या फिर उसको ग्राइंड करते हैं, उसके बाद में हम उसको यूज में ले सकते हैं। ऐसी कैसी चीज हम यूज में नहीं ले सकते हैं। जैसे नारियल की चटनी बनानी है हमें, कोकोनट की चटनी बनानी है, तो कोकोनट को ग्राइंड करना पड़ेगा। सिर्फ प्योर कोकोनट पूरा डाल के ऐसे उसकी चटनी नहीं बना सकते ना। तो उसी टाइप से हमें और से हमें मेटल ऑब्टेन करनी है, तो और बहुत बड़े बड़े जमीन से जो निकलेंगे ना, पत्थर के फॉर्म में निकलते हैं ये, तो इनकी साइज बहुत बड़ी होती है। तो इन साइज को क्या करना होता है, तोड़ना होता है, क्रिस करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या आ जाता है, फर्स्ट स्टेप आता है क्रेसिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग भी करनी पड़ती है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, ये फर्स्ट स्टेप है बेटा। ठीक है, इसके बाद में जब हम क्रश कर लेंगे, उसको ग्राइंड कर लेंगे, तो वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, और कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस, बहुत छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये करने का मेन रीजन क्या है, इसका करने का रीजन है इसका सरफेस एरिया बढ़ाना। क्या करना है इसका, अगर इसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो मेटलर्जिकल प्रोसेस हम यूज करेंगे, तो केमिकल वगैरह से इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो ये आसानी से क्या करेगा, केमिकल से रिएक्ट कर लेगा, आराम से केमिकल रिएक्शन हो पाएगी। एक तो बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं और एक छोटे छोटे पीस होते हैं, उससे केमिकल रिएक्शन जल्दी होती है, फास्ट होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास में अगर आपको शुगर को डिजोल्व करना है, अगर आप शुगर ऐसे ही आप डाल देते हैं और दूसरे में आप क्या करते हैं, शुगर के स्मॉल स्मॉल पीस कर लेते हैं, मतलब उसको पीस लेते हैं, आप शुगर को पीस लेते हैं और इसका बहुत फाइन पाउडर बना देते हैं शुगर का।
एक तो आपके पास में शुगर क्रिस्टल्स है, एक शुगर क्रिस्टल्स है, और दूसरा आपके पास में क्या है, शुगर का फाइन पाउडर है। दोनों को डिजोल्व करना है, तो मेरे को बताओ कौन सा सब्सटेंस जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, ये शुगर के क्रिस्टल जल्दी डिजोल्व हो जाएंगे या शुगर का जो फाइन पाउडर है ये जल्दी डिजोल्व हो जाएगा? तो हमारा आंसर यही होगा कि शुगर के जो फाइन पाउडर होता है ना, शुगर का बारीक पाउडर, पिसा हुआ, पिसी हुई शुगर, वो आराम से क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, जबकि इसको डिजोल्व होने में ज्यादा टाइम लगेगा। रीजन ये है कि इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, इसका सरफेस एरिया कम होगा, और जब उसी शुगर को हम पीस लेंगे, बारीक बारीक पाउडर कर लेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये क्या होगी, जल्दी से रिएक्ट कर लेगी, जल्दी से डिजोल्व हो जाएगी। तो ये रीजन है, हम और को क्या करते हैं, उसको फाइन करते हैं, उसको फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्रिस्प करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं। उसके बाद में सेकंड जो प्रोसेस आता है वो क्या है, इसमें मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर, ये तो एक मैं ब्रॉड आपको बता रहा हूँ कि मेटलर्जी के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अभी जो ग्राइंडिंग है, क्रशिंग है, उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स आएंगे। ठीक है, ये हम एक ब्रॉड चीजें समझ रहे हैं कि मेटलर्जिकल एक्चुअल में है क्या चीज। तो दूसरा है कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ द और, इसको हम सीधे ही भाषा में समझ लेते हैं, इसका हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और, कंसंट्रेशन ऑफ और। तो ये जो कंसंट्रेशन है ना, अलग अलग टाइप के और के लिए अलग अलग टाइप से किया जाता है, मतलब सारे जो और से सभी के लिए एक ही प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया जाता है, किसी के लिए कुछ मेथड अडॉप्ट करेंगे, किसी के लिए हम कुछ अलग टाइप के मेथड अडॉप्ट करेंगे। जिससे हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में जो जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को इसमें कंसंट्रेशन किस किस टाइप से हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ओर्स का करते हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे। कंसंट्रेशन होने के बाद में क्या मिलेगा, हमें कंसंट्रेट और मिलेगा। कंसंट्रेट और का मतलब है उसमें से डस्ट नहीं रहेगी, उसमें सैंड पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, है ना, उसमें कोई हस्क वगैरह है वो नहीं रहेगा, उसमें कोई अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड सब्सटेंस जो हमें चाहिए ही नहीं, वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ। और जैसे हम घर में खाना बनाते हैं या चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको साफ करना पड़ता है उसको, ऐसे तो है नहीं कि मार्केट से चावल लेके आए और हमने उसको डायरेक्ट ही पानी में डाल के उसको बॉईल कर लिया और राइस बना लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको साफ भी करना पड़ता है ना। जैसे हमें आटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हीट को क्या करेंगे, साफ करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने का मतलब क्या हो गया, हम इसका क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं इसका। हम ये क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ व्हीट। तो कंसंट्रेशन ऑफ व्हीट से क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा बाद में कंसंट्रेशन करने के बाद, मतलब उसको साफ सुथरा करने के बाद में, उसमें सिर्फ व्हीट ही होगा, उसमें कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस नहीं होगा, उसमें कोई भी डस्ट नहीं होगी, उसमें कोई भी सैंड पार्टिकल्स नहीं होंगे, उसमें कोई भी हस्क नहीं होगा, कोई भी कचरा वगैरह नहीं होगा, घास फूस वगैरह उसमें कुछ भी नहीं होगी। तो कंसंट्रेशन करने से क्या होता है, अगर हम और की बात करें, और का एग्जांपल दें, तो और की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कंसंट्रेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना बेटा आपको? तो कंसंट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में देखो, दो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएं, जब हम तीसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरा प्रोसेस होता है हमारे पास में एक्सट्रेक्शन ऑफ क्रूड मेटल। तो जो भी क्रूड मेटल है ना, क्रूड मेटल का मतलब होता है कच्ची मेटल, रो मेटल, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो नेक्स्ट मेथड है बेटा एक्सट्रेक्शन ऑफ क्रूड क्रूड मेटल्स फ्रॉम द, ये क्रूड मेटल हमें मिलेगी कहाँ से, कंसंट्रेटेड फ्रॉम द कंसंट्रेटेड और, जो हमने और को कंसंट्रेट किया था ना, उसका नेक्स्ट मेथड कौन सा है, उससे हम क्या ऑब्टेन करेंगे, उससे हम क्रूड मेटल ऑब्टेन करेंगे। क्या ऑब्टेन करेंगे बेटा, कंसंट्रेट और से क्रूड मेटल ऑब्टेन करेंगे। और ये जो मेथड है ना, ये भी हम कैसे करते हैं, अलग अलग स्टेप को फॉलो करके करते हैं, अलग अलग इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस करवा के और भट्टी में ये कंसंट्रेट और को डाल के, इससे हम क्या करते हैं बेटा, इससे हम कंसंट्रेटेड और ऑब्टेन
करते हैं, कंसंट्रेट ओर से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, क्रूड मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो इसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इसके अलग अलग केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल प्रोसेसेस से पास करके हम क्या, हमें क्या मिलेगी, हमें मेल्टेड क्या मिल जाएगी, मेटल मिलेगी। हम यहाँ पे मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेल्टेड हमें मेटल मिलेगी। अब इस मेटल के अंदर भी क्या होगी, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होगी। अभी ये प्योर नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा होगी इम्प्योरिटीज। अब इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना होगा, इनको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए एक अलग से हम प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे रिफाइनिंग। क्या बोलेंगे जिसको हम, रिफाइनिंग। आप लोगों ने नाम सुना होगा रिफाइनिंग का, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, है ना। तो रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, जो क्रूड मेटल हमें मिलती है, जैसे पेट्रोल की अगर बात करें, जो क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है या जो इंपोर्ट होता है हमारे कंट्री के अंदर, उसको क्या करते हैं, रिफाइनरी के अंदर भेजते हैं। तो ये जो क्रूड ऑयल होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है। ये एक टाइप का मिक्सचर होता है। तो इससे हम अलग अलग चीजें इस ऑब्टेन कर सकते हैं। किसमें, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। उसमें हमें पेट्रोल भी मिल जाता है, उससे हमें डीजल भी मिल जाता है ना। उससे गैसोलीन वगैरह भी मिल जाती है, और साथ में लास्ट में जो बचता है वो कोल तार बचता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी टाइप से हमें क्रूड ऑयल की बात नहीं करनी, हमें क्रूड मेटल की बात करनी है यहाँ पे इस चैप्टर में। जो क्रूड मेटल है ना, ये क्या होती है, इम्प्योर मेटल है ये, इम्प्योर मेटल। तो इस इम्प्योर मेटल से हमें क्या करना होता है, प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। मेटल ऑब्टेन करना, वो भी कैसे, एकदम प्योर मेटल ऑब्टेन करनी है। तो प्योर मेटल ऑब्टेन करने का जो मेथड है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल। क्या बोलेंगे इसको हम, जो डी या जो फोर्थ मेथड होगा वो क्या होगा, रिफाइनिंग का होगा। तो रिफाइनिंग हमें किसकी करनी है, रिफाइनिंग हमें करनी होगी, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। ये चार मेथड को हम एडॉप्ट करके, चार मेथड से हम और को पास करके, और से हम क्या फाइनली क्या ऑब्टेन कर लेंगे, और से फाइनली हम प्योर मेटल ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। और इन सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, इन सारे जो भी प्रोसेसेस हम एडॉप्ट करेंगे, उन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी कहते हैं, या मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कहते हैं। ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर होगी बेटा, मेटलर्जी क्या होती है और प्रोसेसेस क्या होते हैं, समझ में आया आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बेटा ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो सबसे फर्स्ट मेथड हम पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ए मेथड जो अभी हमने बताया था, कौन सा है, क्रशिंग। सबसे पहले हम क्रश करते हैं मेटल के जो बहुत बड़े बड़े, मतलब जो ओर के जो बहुत बड़े बड़े पीसेस आते हैं ना, उनको क्या करना होता है, क्रश करना होता है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग तो करती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तो तोड़ते हैं, उसके बाद में उसको पीसते भी हैं, उसको ग्राइंड भी करते हैं। तो ग्राइंडिंग का मेथड बाद में किया जाता है, सबसे पहले क्रशिंग होगी, उसके बाद में ग्राइंडिंग होगी ऑफ और। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का मेथड, तो ये कैसे करते हैं बेटा, ये बहुत बड़ी बड़ी चक्कियां होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी चक्की होती है, जहाँ पे क्या करते हैं, इनको क्रशिंग का काम किया जाता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं स्टैंप मिल, क्या बोलते हैं, स्टैंप मिल, यहाँ पे क्रशिंग का काम होता है, स्टैंप मिल होती है जहाँ पे क्रशिंग का काम किया जाता है, ठीक है। तो देखो कुछ इस टाइप की मिल होती है, ये चक्की होती है इस टाइप की। वैसे आप इसके डायग्राम देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको ये इसका डायग्राम। तो इस टाइप की ये देखो, ये ना ये रोटेट होगा, ये स्टैंप है, ये स्टैंप है, ये क्या होता है, ये रोटेट होता है। और यहाँ से हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ से हम और ऐड करते रहते हैं, ये और ऐड करते रहते हैं, ऐसे घूमता रहता है, दोनों के बीच में ये पिसता रहता है, छोटे छोटे पीस इसके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम मिल आप वो समझ में आ गए बेटा। तो ये क्या होती है, बहुत बड़ी सी चक्की होती है, जहाँ पे क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पीस आते हैं उनको पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े जो पत्थर निकलते हैं ना, पत्थर का मतलब यहाँ पे ये है और,
पत्थर का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इसका मतलब एक ही है, वो क्या निकल रहे हैं, ओर्स निकल रहे हैं। हमें ओर से मतलब है, हमें मिनरल से मतलब नहीं है, क्योंकि ओर से ही हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसमें मेटल होती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होती है, उसे इकोनॉमिकल और इजीली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो हमें ओर से मतलब है, हम ओर ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेटल क्या होती है उसके बारे में हमने थोड़ी सी आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन दी थी। तो जो भी ओर निकलते हैं ना, उनको सबसे पहले किया जाता है क्या, क्रश करते हैं। पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में अंदर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस बन जाते हैं ना, स्मॉल पीसेस ऑफ ओर, इसको फिर क्या किया जाता है, फिर इसको ग्राइंड किया जाता है। तो क्रशिंग का काम किस में होता है, क्रशिंग का काम होता है स्टैंप मिल में। स्टैंप मिल अभी मैंने आप लोगों को बताया था, स्टैंप मिल। तो स्टैंप मिल में क्रशिंग का काम हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस बन जाएंगे। उसके बाद में उसको ग्राइंड करने का काम करना है। तो ग्राइंड के लिए ग्राइंडर चाहिए हमें। तो यहाँ पे ग्राइंडर होता है बेल बॉल मिल, उसका नाम है बॉल मिल। तो बॉल मिल में इसकी ग्राइंडिंग होती है। तो ग्राइंडिंग होने के बाद में ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और किस में कन्वर्ट हो गया, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई बेटा, फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया होगा बेटा इतना आप लोगों को, समझ में आया ना। इसके बाद में हम करेंगे बेटा कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो जो भी हमें और मिलता है उसका हमें क्या करना होता है, कंसंट्रेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करना होता है। ए मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। तो ए मेथड के बाद में हम बढ़ते हैं बेटा बी मेथड की तरफ। तो बी मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो ये जो वर्ड है ना कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने बारीक बारीक पाउडर पीस लिया था फर्स्ट स्टेप में, जो हमने ऑब्टेन किया था, जो हमने ओर मिला था